गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक सूचना देना चाहता हूं। अब से आप जो भी वीडियो देखेंगे उसके प्रारंभ में आपको जो भी मैंने प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया होगा उसके नोट्स अवेलेबल होंगे और ये होंगे हिंदी मीडियम में। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अब मैं जो यहाँ पे समझाने का कार्य करूंगा ये सारा तो मैं हिंदी में कर रहा हूं, लेकिन बोर्ड में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम में इंग्लिश का प्रयोग करूं। इससे दो फायदे होने वाले हैं। एक, वो छात्र जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको भी फायदा मिलेगा, साथ ही जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं मुझे लगता है उनको डबल बेनिफिट मिलेगा। हिंदी में आपको नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, जो समझाने का मेथड है वो पूरा हिंदी में है। साथ ही आगे जाके आपको पता है जैसे जैसे आपकी हायर क्लासेस होती जाएंगी, आप इंजीनियरिंग में जाओगे, मेडिकल के क्षेत्र में जाओगे या किसी भी क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पर आपको पता है कि जो मैटर अवेलेबल होगा, अच्छा मैटर अवेलेबल होगा या जो पढ़ाई का माध्यम होगा वह इंग्लिश होगा। तो अभी से आप आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके आप इंग्लिश सीखने की तरफ चलिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो आइए अब आज का जो टॉपिक है उसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस टाइम पे हम पढ़ चुके हैं उसी से हमें आज का टॉपिक ग्रो करना है, उसको बनाना है। तो अभी तक हम कूलाम का नियम सीख चुके हैं, उसकी एक एप्लीकेशन कहें या उसी का एक फॉर्म कहें जिसको हमने सदिश रूप कहा था, वो भी हमने सीख लिया है। कूलाम का नियम हमें क्या बताता है? कूलाम का नियम हमें बताता है कि यदि दो बिंदु आवेश हैं और वो रेस्ट पोजीशन में है, उनके बीच की दूरी r है, एक का मान Q1 है, दूसरे का Q2 है, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होता है उसका मान, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है, यानी कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अच्छे से चीजें समझनी है। दो चार्ज हैं, एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। अब सोचिए कि यदि कोई तंत्र है, कोई सिस्टम है, उसमें दो चार्ज नहीं है बल्कि बहुत सारे चार्ज हैं, या यूं कहें दो से अधिक चार्ज हैं, तब क्या होगा? तब फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा? तो आज का जो टॉपिक है वो यही है। इस टॉपिक को समझने के लिए केवल आप ये ध्यान रखें कि दो चार्जेस के बीच में कितना बल लगता है और वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, वो निर्भर करता है इप्सिलॉन नॉट पे, उनके बीच का जो माध्यम है उसकी वैद्युतशीलता क्या है, और दूरी पर निर्भर करता है, और उन चार्जेस के मान पर निर्भर करता है। केवल यही आपको ध्यान रखना है। तो आज हम फोर्स पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस से, यानी कि एक पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और देखेंगे कि उनमें से वो एक दूसरे पर, एक ही पे नहीं कह रहे, एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, राइट। इसको हिंदी में हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या अध्यारोपण सिद्धांत, सिंपली ये कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले इसकी जो भूमिका है उसे थोड़ा सा और तैयार करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर सिचुएशन ये होगी कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा, यानी कि आपके पास चार्जेस होंगे। मान लीजिए ये एक Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, और इसी तरीके से Qn चार्ज है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये एक पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम में आपके पास Q1 Q2 Q3 Q4 और इस तरीके से Qn चार्जेस है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, और ये एक पूरे सिस्टम में है। अब यहां पर हमें यह जानना है कि यदि हम Q1 पर इन बाकी चार्जेस के कारण, यानी कि ये Q1 है, इस पर इनके कारण, ये इन सब के कारण हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो वो कितना होगा? या हम चाहते हैं कि जो Q2 है इन सब के कारण, ध्यान दीजिए अब Q2 की बात कर रहा हूं, इस पर कितना फोर्स होगा? इसी तरीके से Q3 पर इन सब के कारण कितना फोर्स होगा, या Q4 पर इन सब के कारण कितना फोर्स होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, और जिस टॉपिक के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं उसे कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, यह कहां पर एप्लीकेबल है? तो जहां पर भी भौतिक विज्ञान में या व्यवहारिक जीवन में चीजें अलग अलग वैल्यू देती हैं, जैसे फोर्सेस के मान है, बल के मान है, मान लीजिए एक बल है 10 न्यूटन का, एक बल है 20 न्यूटन का, एक बल है 30 न्यूटन का, और ये सारे के सारे मान लीजिए एक बॉल पे लगा रहे हैं। ये बल भी यहां लगा है, ये बल भी यहां, ये बल भी यहां, यानी कि एक बॉल है या एक कोई पत्थर का टुकड़ा है, उस पे 10 न्यूटन का बल एक के द्वारा लग रहा है, 20 न्यूटन के द्वारा लग रहा है, 30 न्यूटन के द्वारा, तो कुल कितना लग रहा है? तो आप इन सब का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, यानी कि 60 न्यूटन का बल इस पे लग रहा है। इसी तरीके से कक्षा 11वीं में आपने वेव्स अगर पढ़े हैं, वेव के बारे में यानी कि तरंग सिद्धांतों के बारे में पढ़ा हो, तो वहां पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। जब एक साथ एक से ज्यादा तरंगे एक ही माध्यम में जाती हैं, तो वे तरंगे एक दूसरे के साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगी या उनका परिणाम क्या होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, वो सब फाइंड किया जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम के अंतर्गत। तो इसका प्रयोग आप हर वहां करेंगे जहां पे चीजें जोड़नी हो और उनके मान अलग अलग हो। ध्यान दीजिए, आगे जाके हम यहां पर इंटीग्रेशन मेथड भी पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन मेथड कहां पे एप्लीकेबल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज केवल आपको यह समझना है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, यह बलों के योगफल के लिए या वैद्युत क्षेत्र के योगफल के लिए या जो विभवांतर होंगे, विभव होंगे, उनके योगफल के लिए लगती है। और कब लगती है? जब उनके मान अलग अलग हों। तो फिर से अपने टॉपिक पे लौटते हैं। मान लीजिए ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, Q3 है, Q4 है और इस तरीके से Qn आवेश है। हमें यहां पर Q1 पर इन सब आवेश के कारण यानी कि Q2, Q3, Q4, Qn के कारण क्या निकालना है? बल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हमें जैसे Q2 और Q1, आप बाकी को भूल जाइए, आपने जितना सीखा है उतने को ही आप यूटिलाइज कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको Q2 और Q1 के बीच बल ज्ञात करना है। तो पहली चीज जो हमें आवश्यकता है वो है इनके बीच की हमें क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश करते Q को बाद में लिखते, फिलहाल मैं यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रहा हूं। तो ये यहाँ पे चलो Q1 यहाँ पे लिख देता हूं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए? इनके बीच की दूरी चाहिए। तो इनके बीच की दूरी को हम इस तरीके से लिख रहे हैं R21, और इसको एक वेक्टर क्वांटिटी से मैं दिखा रहा हूं। साथ ही मैंने कहा कि इनका नेचर यदि आपको पता हो, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सारे चार्जेस जो हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आपको पता है इससे जो बल लगेगा वो इसी लाइन पे, मैंने कहा था सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का अर्थ होता है उसी लाइन पे, यानी कि जो मध्य बिंदु है या जो लाइन उनके केंद्र को ज्वाइन करती, उसको आपको आगे बढ़ा देना है। तो आगे बढ़ा दिया, इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे F12। ये भी आपको सिखाया है। ये पहला फोर्स निकल गया, पहली चीज आपके समझ में आ गई। यदि इसी फोर्स को हम कंप्लीट कर लें तो इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस मैंने R21 ली है वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसका मॉड करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। साथ ही यहां पे आपको डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी, देखो ये डायरेक्शन जो है 2 से 1 की तरफ हो रही है। तो यहां पे आप चाहें तो यहां पे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं ये 2, 1। यहां पे कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिख जाएगा, कंफ्यूजन मत करना, यहां पे लिखा होता है 1, 2। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप केवल अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। जो वेक्टर है वो कहां से कहां तक है? 2 से 1 की तरफ है। तो आप चाहें तो इसको 1, 2 लिख सकते हैं, और यहां पे क्योंकि ज्यादा हम ध्यान दे नहीं रहे हैं तो यहां पे चाहें तो आप 2, 1 लिख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी लिखेंगे आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इनके बीच का वेक्टर है। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा उसका तरीका मैंने बताया, डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है तो 2, 1 होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ये इसी तरीके का रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने चेंज किया है, इसको 1, 2 लिखा है और इसको लिखा है 2, 1। इससे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। 1, 2 क्यों लिखा ये भी आप समझ लीजिए। वेक्टर जो है ये 1 की तरफ है। कल मैंने आपको बताया था जिसकी तरफ वेक्टर का हेड होता है उसमें से दूसरे वेक्टर को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, इसलिए 1, 2 कर दिया इसको। और यूनिट वेक्टर ये रहेगा। ये पहला जो इक्वेशन है या पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। अब इसी तरीके से अब मान लीजिए इसको आप भूल जाइए, Q2 से आपका कोई लेना देना नहीं है।
Q3 और Q1 के बीच देखिए तो सबसे पहले यहां से यहां तक लाइन आपको मिलानी है। अब यहां पे जब आप फोर्स फाइंड करेंगे तो इसी लाइन को आपको क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। इस तरीके से बढ़ा दिया, इसका मान क्या हो जाएगा, F1 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 3 के कारण लग रहा है। तो ये सेकंड यहां पे फोर्स आपको मिल गया। इसका मान क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, F13 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 होगा Q3 होगा। जैसे यहां पे किया था उसी तरीके से यहां पे 1 3 होगा, राइट। ऐसे यहां पे यूनिट वेक्टर होगा 3 से 1 की तरफ, और ये हो गया कंप्लीट। तो यहां पे हो जाएगा 1 3 मॉड स्क्वायर और यहां पे 3 1 कैप। समझ में आ रहा होगा। आपको इंडिविजुअली दो चार्जेस के लिए ही रूल अप्लाई करना है जो आप कूलाम के नियम में जानते थे। अब Q4 के लिए देखें तो यहां से लेकर यहां तक कि आपको सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए, तो इसे हम 1 4 कहेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में है। फिर आपको इसी लाइन को आगे बढ़ा देना इस तरीके से, इसका नाम देंगे आप F14 और ये हो गया, राइट। यहां पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा 4 से 1 की तरफ, तो ये हो गया। F14 की वैल्यू आप इसी तरीके से लिखेंगे 1/4 इप्सिलॉन नॉट, Q1 Q4 आ जाएगा, R14 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, और R41 ये कैप हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसी तरीके से जब n के कारण निकालोगे तो फिगर इस तरीके से कंप्लीट, यहां से यहां की डिस्टेंस चाहिए, इसी लाइन को आप आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, तो ये फोर्स होगा F1 पे लग रहा है, किसके कारण, n के कारण। ये वैल्यू आपके पास आ गई। यहां पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर पहले आपका होगा 1n, ये होगी वैल्यू वेक्टर की, और यूनिट वेक्टर होगा n1 उल्टा। देखिए यूनिट वेक्टर को हम उल्टा लिख रहे हैं, क्यों उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन है n से 1 की तरफ, राइट। और मैंने कहा जो वेक्टर का मान है उसे हम हेड की तरफ से टेल की तरफ लिखते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर करके रखें, तो ये हो जाएगा 1n इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n मॉड स्क्वायर और Rn1 कैप। अब देखिए ये कितना व्यवहारिक ज्ञान है। सारे के सारे फोर्स Q1 पे लग रहे हैं, किसके कारण लग रहे हैं, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 और Qn के कारण। हमने उनके मान ज्ञात कर लिए हैं। कैसे किए, हम सिंपली एक बार में हमने दो चार्जेस के बारे में सोचा, फिर हमने अगले दो चार्जेस के बारे में, और सोचना भी वही है। सुपरपोजिशन थ्योरम का जब हम अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि Q2 से Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है वो कभी भी इन बाकी चार्जेस के कारण उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि वो अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जब आपने Q3 और Q1 निकाला तो बाकियों का फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारे फोर्स लग रहे हैं Q1 पे, तो व्यवहारिक जीवन कहता है इन सब का हमें क्या करना चाहिए, सम करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो कुल फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट करके करेंगे क्योंकि इसमें कुछ गैप होगा, और ये हो जाएगा F1n। एग्जैक्टली यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। स्टेटमेंट पहले नहीं बताया गया है क्योंकि हमें सीखना है, सीखने के बाद खुद स्टेटमेंट, खुद परिभाषा बनानी है। अब हम परिभाषा बनाएंगे, उसके बाद इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो परिभाषा कैसे बनेगी, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आवेशों का एक तंत्र है, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उसमें से एक आवेश पर कितना बल लगता है, वह बल उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक शब्द बोला है मैंने, बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो बल है वो एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि में जब योगफल होता है या जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो उसके अपने नियम होते हैं, इसलिए यहां पर बीजगणितीय योगफल बोला जाता है। समझ में आ गया। एक बार फिर से कहते हैं, हम कहते हैं कि आवेशों के किसी तंत्र में, ध्यान से सुनिए, आवेशों के किसी तंत्र में एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले
बलों के योगफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बोलने में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कह रहे, कुछ नहीं कह रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए अपने दिमाग में। ये क्या कह रहा हूं, ये कह रहा है कि एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो यही सुपरपोजिशन थ्योरम है जो कहती है कि नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू algebraic sum of all individual charges exerted force on this charge, right? कि उसका जो algebraic sum होगा वो अलग अलग इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा जितना फोर्स लगाया जाता है उसके सम के बराबर होगा। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो आपको कुल मिला के इनका योग करना है और योग क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू आपको यहां पे रखनी है। तो देखिए F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 मॉड का होल स्क्वायर, और ये R31 ये, राइट? प्लस डॉट डॉट कर देते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Qn R1n वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और Rn1 कैप, राइट? ये सब लिख लिए हैं। अब इन सब में आपको दिख रहा होगा कि ये कॉमन है, राइट? आप कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट लगा के Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 मॉड स्क्वायर R31 कैप और डॉट डॉट Q1 Qn R1n स्क्वायर Rn, ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू, राइट? ये यहां से लेकर यहां तक ध्यान दीजिए, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। इसको मिटा देते हैं, इतनी वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। बहुत इजी है ना? इसी को हम सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साथ ही यदि हमें किसी और पे, यानी कि मैं यहां पे बदल देता हूं, मैं कहता हूं कि Q2 पे बताइए। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं बार बार कहता हूं कि जब हम इजी चीज को सीख जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा हमें और गहराई में जानना है कि हम सीख तो गए, हमारा जो ज्ञान है वो रटने तक सीमित है या वो थोड़ा सा एप्लीकेबल हो चुका है, यानी कि हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि यही फॉर्मूला आप Q2 के लिए अप्लाई कीजिए, तो Q2 या Q3 किसी के लिए भी कह दूं तो क्या करोगे आप यहां पे चेंज करोगे। जैसे अब इसको मैं नाम देता हूं F1, यानी कि पहले पे। F2 पे ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या आएगा, Q2 आएगा, Q1 आएगा, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी R21 हो जाएगी और स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे उल्टा कर देना R12 हो जाएगा, राइट? प्लस यहां पे Q2 Q3 आएगा। बस यहां पे चेंज करना है आपको, जहां 1 है वहां पे 2 लिखना है। यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 और ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 3 2 कैप हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू आपको क्या करनी है, चेंज करनी है। सो आगे बढ़ा देंगे इसी तरीके से Q2 और Qn हो जाएगा, यहां पर R2n स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे N2 कैप हो जाएगा। ये 2 के लिए लिख दिया। इसी तरीके से आप किसके लिए लिख सकते हैं, 3 के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम थी और कितने आसानी के साथ हम उसको कर पा रहे हैं, बहुत इजी तरीके से। आप पूछेंगे इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। आगे आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा जहां पे ट्राइंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्शन होंगे, या हो सकता है और भी चार्जेस हों और उनके कारण हमें किसी एक चार्ज पर क्या बताना हो, फोर्स बताना हो, तो हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। साथ ही एक और चीज आपको समझ लेनी है, आगे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको डिट्टो यही फिगर बनानी है, यही फॉर्मूला यूज करना है। केवल जो F का फॉर्मूला है उसकी जगह पे E का फॉर्मूला आएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आएगा। ये तो था सिंपल फॉर्म। अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम का कौन सा वाला फॉर्म पढ़ते हैं जिसमें हम स्थिति सदिश लेने वाले हैं। बहुत इजी है, इसी तरीके का है, बस थोड़ी सी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो आइए अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो
अभी जो टॉपिक पढ़ा उसी का एक अपग्रेड फॉर्म है, यानी कि थोड़ा सा जो कहते हैं ना मोबाइल के वर्जन आते हैं ना, तो ये प्रो वर्जन है, प्रो थोड़ा एडवांस है। तो इसमें क्या एडवांस है, सबसे पहले आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, जो कि मैं 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं। बहुत इजी तरीके से आप चीजों को समझिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा यार काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। यदि आपको चीजें आती हैं समझ में, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वही वो कॉम्प्लेक्स चीज बनाती है, या जो जिसको आप टफ कहते हैं वो टफ जो है इजी स्टेप से बनता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया, इसके बाद आपने चार्जेस लेने हैं। तो हम सिमिलर लेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये Q2 लिया है, यहाँ पे Q1 लिया है, यहाँ Q3 लिया है, और ज्यादा नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे Q1 लिया है। सही है। सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर होंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो Q1 है, Q1 का पोजीशन वेक्टर ये है, यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ लिख देते हैं Q1, राइट। और इसके पोजीशन वेक्टर को मैं दिखा रहा हूं R1 वेक्टर से। इसी तरीके से ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है, जिसे मैं दिखा रहा हूं R2 वेक्टर से। इजी है। इसी तरीके से Q3 का पोजीशन वेक्टर है, जिसे मैं दिखा रहा हूं R3 वेक्टर से। और इसी तरीके से यहां पर Rn है Qn का पोजीशन वेक्टर। तो सबके आपको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेने हैं। इससे संबंधित कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया गया है। आगे अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको फोर्स फाइंड करना है Q1 और Q2 के बीच। तो आपको यहां से लेकर यहां तक, यानी कि आपको एक वेक्टर की आवश्यकता है जो कि इसको जोड़ता हो, किसको, Q2 और Q1 को। तो ये वेक्टर होगा इधर की तरफ, इसका मान क्या होगा आपको ऑलरेडी बताया, इसका मान होगा R1 माइनस R2। ये देखिए, जिस वेक्टर की तरफ हेड होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से आपको टेल वाला पोजीशन वेक्टर माइनस कर लेना, ये आपको पता लग चुका है। इसी का जो मॉड होगा वो डिस्टेंस होगी Q1 और Q2 के बीच। उसके बाद फोर्स फाइंड करना है, तो जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन को आगे बढ़ाना है। इस फोर्स को नाम वही देना है F12। ये बन गया। एक पोजीशन यूनिट वेक्टर भी आपको ड्रॉ करना है, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21। ये पिछली बार जो ड्रॉ किया था उसी की तरह है। बन गया, कंप्लीट हो गया। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसका मान कितना होगा, एक एक स्टेप में कह रहा हूं आपको आना चाहिए। तो मान कितना होगा आपको पता है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। F12 इज इक्वल्स टू, आप कूलाम का नियम यूज कीजिए, 1/4πε0 होता है, Q1 होता है, Q2 होता है। अब देखिए डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा, R1 R2 वेक्टर है, इस वेक्टर का क्या आएगा मॉड, और उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, राइट। ये स्टेप भी आपको पता है। उसके बाद यहां पे आता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है 21। वैसे मैं चाहता तो इसका एक और फॉर्म मैंने आपको बताया था, सीधे उसे लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से सिखाने के मूड में हूं आपको। तो यहाँ पे जो R21 कैफ है, इसका मान होता है R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड। फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, ये वाला, ये देखिए इसका यूज होता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ये फॉर्मूला है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें, पूरी सीरीज को देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपकी कहीं फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेक्टर था हमारा R1 माइनस R2, देखिए ये प्रयोग किया और ये इस तरीके से वैल्यू आपको मिल गई है। तो ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि जो ये वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 R2। ये ऑलरेडी मैं आपको कह रहा हूं कि पहले सॉल्व कर चुका हूं, तो सीधे यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे R1 माइनस R2 होगा। आपको प्रीवियस वीडियो देखना है, बार बार हम वही चीज रिपीट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिंट दे दी है, आप खुद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद ये सॉल्व करके ऐसा आता है। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। तो कुल मिला के ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो फाइनली हम ये सारी चीजें ना लिखते हुए यहां पे लिख देंगे कि जो F12 है उसका मान हमें क्या प्राप्त होता है, यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। ये होता है
क्यूब और यहां पे होता है R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला आपको यहां प्रयोग करना है। सही है। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। सीखने के स्टेप है ये सारे के सारे, रटने के नहीं है। अब हमें Q3 और Q1 के बीच, ये तो सबसे पहले यहां से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, ये वैल्यू कितनी होगी, यहां पे वेक्टर होगा, वैल्यू होगी R1 माइनस R3। भाई वही तो होगा जो पहले हुआ है। पहले क्या हुआ, R1 माइनस R2, अब क्या होगा R1 माइनस R3। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा R3 से डायरेक्शन है 1 की तरफ। ध्यान दीजिए, जो डायरेक्शन है वो Q3 से किसकी तरफ है, 1 की तरफ है। तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। फिर मैंने कहा फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है, तो इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए और इसको नाम दे दीजिए 1 3। ओके, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R1 3 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, उसका मॉड और उसका क्यूब हो जाएगा। अभी आपको सारी प्रोसेस बता दी गई है और ये सिंपल वेक्टर है, इसको कोई मॉड ना समझे, ये नॉर्मल ब्रैकेट है और ये हो गया। अब फिर Qn की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस, ये यहां से लेकर यहां तक राइट, तो ये डिस्टेंस हमें मिली, देखिए क्या मिलेगी, R1 माइनस RN, ये वेक्टर फॉर्म में मिली। यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा, RN1 और कैप मिलेगा, राइट। फोर्स की डायरेक्शन के लिए इसी लाइन को आपको आगे बढ़ाना है और इसे नाम देना है F1N। ये हो गया। देखो फिगर कितनी आसानी के साथ बन जाती है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कितनी भयंकर जो है यहाँ पे फिगर बन गई है, कैसे ड्रॉ किया। तो भाई रटोगे कभी नहीं बना पाओगे, आपको रटना नहीं है, एक एक स्टेप करने हैं जैसे मैं कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि यहां सीखने के लिए आपको मेरे चैनल पे आना है, सीखने के लिए, और ये है वो। अब देखिए आप मास्टर बन जाओगे अगर आपको एक एक स्टेप आते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप टीचर को फॉलो नहीं कीजिए। अगर आपको सीखना है तो आपको खुद करके सीखना है। एक स्टेप टीचर ने बता दिया है, उसके बाद आपको खुद उसको अप्लाई करना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको अपने माइंड में क्वेश्चन पुटअप करने हैं और आंसर ढूंढने हैं। तो ये मिल गया F1N इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहां पे हो जाएगा Q1 QN R1N, ये वेक्टर होगा, इसका मॉड का क्यूब हो जाएगा, R1 और RN होगा और ये वेक्टर लगेगा, राइट। यहां पे मैंने केवल 3 ही लिए, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। इसके बीच में आप डॉट 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 दिखा दें, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मैं ये स्टेप नहीं दिखा रहा हूं, आप बुक की भी जरूर हेल्प लें। यहां पे n का अर्थ है कि यहां पे बीच में और भी चार्जेस रहे होंगे, मैंने सीधे n ले लिया है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, यहां पे कुछ अलग थोड़ी नहीं है, वही कहती है जो पिछले टॉपिक में आपको बताया। बस ये नया क्या है, इसमें हमने थोड़ा सा जो डिस्टेंस थी ना वो चेंज कर दी है, उनके बीच में हमने जो पोजीशन वेक्टर है वो लिया है और पोजीशन वेक्टर में डिस्टेंस का जो मान है वो थोड़ा चेंज हो गया है, राइट। तो अब जो टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा F12 प्लस F13, ये देखिए यहां डॉट 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 F1N, ये हो गया। और इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसे कॉमन ले लेता हूं, आपको पता है यहां पे दिख रहा है सब में कॉमन है, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 R12 वेक्टर मॉड क्यूब R1 माइनस R2 और ये वेक्टर आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से Q1 Q3 होगा R1 माइनस R3 वेक्टर होंगे और इनका क्या हो जाएगा, मॉड का क्यूब हो जाएगा, और यहां पे R1 माइनस R3 नॉर्मल वेक्टर आएंगे। इसी तरीके से प्लस करके डॉट 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 यहां पे प्लस आएगा Q1 QN अपॉन R1 माइनस RN वेक्टर होल मॉड क्यूब, और यहां पे हो जाएगा R1 माइनस RN वेक्टर। ये वैल्यू आपके पास आ गई है, राइट। तो वही था, केवल यहां पे नया क्या था, ये था, ये जो फिगर बनाई है यहां पे नए पोजीशन वेक्टर को आपको अप्लाई करना सीखना था, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से ये आपके पास आया। स्टेटमेंट वही रहने वाला है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को रिवाइज करते हैं। मैंने कहा है कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक पूरे तंत्र के कारण किसी एक आवेश पर बल का मान उन अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है।
नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं करना है कि क्या करें किस तरीके, आप सीखने की तरफ चलिए, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें इन 2 टॉपिक से रिलेटेड आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और बाकी आप खुद भी बना सकते हैं, तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं पूरा 1 दिन का गैप दे रहा हूं ताकि आप खुद करके सीखें, अदरवाइज आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।